हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाफ पीरियड जोन्स के बारे में पढ़ लिया था, जो कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जो होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसके बिना डिफ्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। या फिर हम बोलें कि डिफ्रैक्शन के थ्रू जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो बहुत टफ हो जाएगी अगर हाफ पीरियड जोन्स में उनको डिवाइड नहीं किया गया। ओके, देन अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सर्कुलर अपर्चर। Fresnel's diffraction due to a circular aperture. A circular aperture. एक डायग्राम इसमें समझना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम ही है। अगर वो हमें अच्छे से समझ में आ गया ना तो हम लोग आगे का प्रोसेस आसानी से कर लेंगे। तो हम लोग इसका डायग्राम समझते हैं। देखिए, इसको इमेजिन करना है आपको ऐसे, जैसे कि मानो एक यहाँ पे रूम है, एक यहाँ पे रूम है, उन दोनों के बीच में दीवार है, ठीक है। अब उस दीवार में मैं कोई सर्कुलर एक ऐसे गड्ढा टाइप, छेद टाइप कर दूं, ठीक है, तो वो है सर्कुलर अपर्चर। अब मैं यहां से देख रही हूं उसको, तो वो मुझे इस तरह से सर्किल दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप वहां से देख रहे हो तो आपको सर्किल थोड़ी ना, आपको तो सिर्फ ये हिस्सा दिख रहा है, इसकी बाउंड्री। तो वही चीज यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग कि माना एक पॉइंट सोर्स है S, उससे क्या होगा, वेव फ्रंट बनेगा। अब वेव फ्रंट तो हमने पढ़े हुए हैं, W डैश, ये कोई वेव फ्रंट है, ठीक है। अब यहाँ पे रखा हुआ है एक सर्कुलर अपर्चर। सर्कुलर अपर्चर ये मैं बना देती हूँ यहाँ पे ऐसे, ये पॉइंट है A वाला और ये वाला पॉइंट है B वाला, ठीक है। ये कैसे है, हमें तो ऐसे दिख रहा है ये बाहर वाले को, लेकिन देखे जाए तो ये ऐसे है, इस तरह से 3D में, ठीक है। अब यहाँ पे रखी हुई है स्क्रीन। क्या रखी हुई है यहाँ पे, स्क्रीन रखी हुई है। और कैसे रखी हुई है, जैसे कि मानो ये सर्किल ऐसे है यहाँ पे, तो स्क्रीन भी ऐसे रखी हुई है, यानी परपेंडिकुलर रखी हुई है। तो जो ये पॉइंट है, इससे क्या होगा, जो लाइट है सीधी, वो क्या होगा, एक रीजन में जाएगी। अब देखिए कैसे, उसको समझिए। मैं इसको, टॉपिक आपने डाल लिया होगा, मैं इसको मिटा रही हूँ। टॉपिक को मिटाना मेरे को पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डायग्राम ऊपर जाएगा, है ना। तो देखिए, ये इन कोनों से, जैसे मान लो यहाँ पे, मान लो दोनों कमरों के बीच में, मैंने कहा यहाँ पे सर्किल है, इस कमरे में लाइट जल रही है और उस कमरे में उसकी रोशनी जाएगी, वो उससे स्प्रेड होगी, किससे, उस सर्किल से, उस अपर्चर से। तो ये जो लाइट है ये ऐसे स्प्रेड होगी, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे ऐसे ही ये वाली चीज। ये स्क्रीन भी मैं मिटा देती हूँ, ये और नीचे जाएगा स्क्रीन। ये बिल्कुल सीधा है, देखिए ऐसे ऐसे, टेढ़ा मेढ़ा हो ना, थोड़ा आप सीधा कर लेना। मैं इस पॉइंट को भी यहाँ पे बना देती हूँ, बी को भी थोड़ा एडजस्टमेंट तो हम कर ही लेते हैं, ठीक है। ये एस से ए और एस से बी बिल्कुल सेम डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। इस तरह से, चाहे भले ही तुमको ठीक ना लगे तो इसको थोड़ा सा और ऐसे बना दो, ये एस और ये ऐसे। मेरे को थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा डायग्राम को, ये बन थोड़ा सही नहीं रहा है। ये पॉइंट मैं एस ले लेती हूँ, ये एस ए से भी और एस बी से भी बिल्कुल सेम डिस्टेंस के ऊपर है। ये यहाँ पे सर्कुलर अपर्चर है, ये वाला पॉइंट है बी, और ये लाइट ऐसे बिल्कुल सीधी जा रही है। सही है क्या, अब सही है। ये वाला पॉइंट है जी और ये वाला पॉइंट है एफ, इस स्क्रीन के ऊपर। तो ये यहां तक तो लाइट आ रही है, कहां तक, इस जी और एफ वाले पोर्शन में तो क्या आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट फैल रही है। इसका मतलब यहाँ वाला जो हिस्सा है इस पर तो लाइट रहेगी, ये रीजन तो ब्राइट रहेगा, और जी से ऊपर वाला हिस्सा और एफ से नीचे वाला हिस्सा जो है वहां पे शेडो बनेगी, यानी अंधेरा रहेगा। सही है ये बात, कि जहां जहां तक लाइट जाएगी, जी से एफ वाले हिस्से में लाइट जाएगी, तो ये तो कैसा रहेगा, ब्राइट रहेगा, जी से ऊपर और एफ से नीचे शेडो रहेगी।
ठीक है, तो पहले अपन इस चीज को लिखते हैं जो कि यहाँ पे अभी अपन ने डायग्राम में बनाया, अभी इतना, पर डायग्राम अभी कैसा है, ये डायग्राम अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है अभी ये डायग्राम, वो हम अभी करेंगे पूरा। ठीक है, अब देखिए हम लिखते हैं पहले इसके बारे में, लेट ए बी अ स्मॉल सर्कुलर अपर्चर, लेट ए बी अ small circular अपर्चर। सर्कुलर है तो इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, हैविंग रेडियस आर, हैविंग रेडियस आर, एंड इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा O, एंड सेंटर एट O, O पॉइंट पर क्या है, इसका सेंटर है। S इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, हेयर S is a point source of monochromatic लाइट, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, हम लोग लिखेंगे लैम्बडा, ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। अब हम लोग लिखेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग G से ऊपर और F से नीचे वाले भाग में क्या रहेगा, ज्योमेट्रिकल शैडो। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब सिंपल ही तो है क्या, कि लाइट जहां जहां पड़ेगी वहां वहां तो ब्राइट हिस्सा है, अदरवाइज शैडो रहेगी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स द अपर्चर विल कोस्ट अ, इस अपर्चर की वजह से, द अपर्चर will coast a geometrical shadow above G and below F, above G एंड बिलो F, कहां पे, ऑन द स्क्रीन। नोट करो यहां तक, अभी तो हमने सिर्फ ये डायग्राम में जितना जितना बनाया है उसके बारे में लिख लेंगे। इसने बताया है कि जब अपर्चर बहुत छोटा होता है, जब मैंने बताया कोई जब अपर्चर मतलब छोटा सा होगा तो लाइट की बस एक बीम जाएगी, तो क्या होगा, इस G और F वाला जो पार्ट है यहाँ पे रिंग्स बन जाती हैं, और जो रिंग्स मिलती हैं वो ही तो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। तो इसके बारे में भी एक लाइन और लिखवा देंगे इसी के आगे, पहले आप इतना नोट कर लो एक बार। अभी ये डायग्राम अधूरा है, पूरा हुआ नहीं है ये डायग्राम, अभी होगा पूरा। इसमें एक लाइन और ऐड कर लो, इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, या इफ अपर्चर स्मॉल if aperture is small
then the bright rings are formed, then the bright rings are formed in GF रीजन। GF रीजन में ये ब्राइट रिंग्स बनती हैं। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन। ये जो रिंग्स बनेंगी ये होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन। नोट करो इसको। अब इसके आगे इस डायग्राम को करेंगे हम पूरा। अब हम करते हैं इस डायग्राम को पूरा। हम क्या करते हैं कि मान लो ये है प्लेन, ये स्क्रीन है, यहां पे ये सर्कुलर अपर्चर है, इसके ऊपर ये सर्कुलर अपर्चर का पॉइंट है O, सर्किल ये रहा, इसका पॉइंट O, इससे इस पर जो परपेंडिकुलर खींचा वो इन दोनों के बीच की सीधी डिस्टेंस है। तो ये जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस जो है ये है B, और इसके जो एक्सिस है, ये एक एक्सिस है इसकी जो पोल से निकल रही है, ये पॉइंट है P। ये क्या है? एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर तो देखो ये लाइट पहुंचेगी। अगर हम एक्सियल पॉइंट की बात करें तो इससे लाइट ऐसे जाएगी, इससे लाइट ऐसे जाएगी, क्योंकि डिफ्रैक्शन क्या होता है? किनारों से मुड़ना। ठीक है, लाइट यहाँ पे आई, इस पॉइंट पर पड़ी, P पॉइंट पर पहुंचाना है, फट से मुड़ गई, मुड़ी तो डिफ्रैक्शन हुआ। दूसरी बार हमें चाहिए कि हम एक पॉइंट है यहाँ पे P डैश, जो कि एक्सिस पे नहीं है, इस एक्सिस पर नहीं है, इससे x डिस्टेंस के ऊपर है, तो इस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या चेंज आएगा? तो देखिए लाइट इस पर पड़ी, इसको पहुंचना है P पॉइंट के ऊपर, तो ये लाइट ऐसे P पॉइंट पर चली गई ऐसे, ये देखो। फिर लाइट यहाँ आई, इसको भी पहुंचना पड़ेगा P पॉइंट के ऊपर, क्योंकि क्या होता है, लाइट कहीं भी जाने लगे, लेकिन जब हमें किसी एक फिक्स पॉइंट पर बात करते हैं P डैश पर, तो घूमकर लाइट को वहीं जाना है। तो हमें P डैश पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी होगी एक बार, और दूसरी हमें P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी होगी। नाउ द डायग्राम इज कंप्लीट। तो अब इस डायग्राम को आप बना लो एक बार, और मैं इसकी थ्योरी वाली मिटा देती हूँ, क्योंकि अब इससे आगे का हम लोग काम करेंगे। अब हमें पहला काम इसमें करना पड़ेगा, केस फर्स्ट या ए पार्ट, इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट P, फिर दोबारा पे हमें P डैश पर निकालनी पड़ेगी। इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट P, जो एक्सिस के ऊपर एक्सियल पॉइंट है P, उस पर इंटेंसिटी निकालनी है इस टॉपिक के अंदर। तो पहले आप इसको बनाओ, फिर मैं बताती हूँ। हम पहले लिखेंगे कि ये जो एक्सियल लाइन होती है ये O पॉइंट से गुजरती है, O पॉइंट से पास होती है, सोर्स को इस P पॉइंट को मिलाती है। O की इस P से डिस्टेंस है A, और यहां से इसकी डिस्टेंस है B, और यहां से डिस्टेंस है A। O की P से डिस्टेंस है B। तो पहले हम लोग लिखते हैं, लेट एक्सियल लाइन मीट, लेट एक्सियल लाइन मीट। ये एक्सियल लाइन जो है वो कहाँ मीट करती है? मीट
at center of aperture O, at center of aperture O, from the source and P, from the source S and P, एक मिनट, let axial line meet at center of aperture O from point S and P is ये लाइन थोड़ी अलग है, and P is the distance of the screen, P is the point, बोल गलत दिया, P क्या है, एक पॉइंट है जिसकी O से डिस्टेंस क्या है, B है, ये लिखना है, and P is the point on the screen, P is the point on the screen at a distance B, at a distance B from point O. From point O. इसका मतलब कि ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस B फ्रॉम द पॉइंट, इसका मतलब O पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो क्या है, B है। ओके, आगे हम लोग लिखेंगे, लिखने से पहले समझा देती हूँ। पहले देखो, हमें निकालनी है P पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी, कि P पॉइंट पर हमें रिंग्स कैसी दिखाई देंगी, डार्क दिखाई देगी कि ब्राइट दिखाई देगी। अब वो डिपेंड किस पे करेगा। देखिए, ये जो वेव फ्रंट है ना WW', इसको फ्रेस्नेल ने बताया था ना कि हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड मानते हैं, वही हम लोग यहाँ करेंगे। इस WW' को हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड मान लेंगे, बहुत सारे इसमें हाफ पीरियड जोन्स हैं। अब ये अपर्चर कितने हाफ पीरियड जोन्स को रखता है, यानी कि मान लो वो अपर्चर इतना छोटा है, वो गोल सा जो हिस्सा है वो इतना छोटा है कि उसमें सिर्फ 1 हाफ पीरियड जोन आ पाए, तो इस पर इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर मान लो वो थोड़ा बड़ा है और इसमें 2 हाफ पीरियड जोन आ जाए तो कितनी होगी, और बड़ा करें तो 3 हाफ पीरियड जोन आ जाए तो कितनी होगी। तो हम देखेंगे सर्कुलर जो पार्ट है, ये जो अपर्चर है, ये अपर्चर तो हमने फिक्स ले रखा है। अब इसमें अपन वेव फ्रंट को कैसे एडजस्ट करें या साइज किस तरह से अप एंड डाउन करें कि इसमें पहले देखें कि 1 हाफ पीरियड जोन लेके आए, फिर ले कि 2 आ जाएं, फिर ले कि 3 आ जाएं, फिर 4। तो हम देखेंगे कि कब कब क्या क्या होता है, वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो आप लिखेंगे लेट द वेव फ्रंट WW', लेट द वेव फ्रंट WW' be divided into half period zones, be divided into half period zones। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालनी है किस पर, एक्सियल पॉइंट P पर इंटेंसिटी। तो हम लोग अब बात करेंगे द इंटेंसिटी एट पॉइंट P डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करेगी, P पॉइंट पर इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कि इस अपर्चर में कितने हाफ पीरियड जोन्स खुले हुए हैं। 1 खुला है, 2 खुले हैं, 3 खुले हैं,
4 खुले हैं। जैसे कि मान लो अगर मुझे कोई काम कराना है, मैं कहूँ ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि वर्कर कितने हैं। 1 वर्कर है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 है तो थोड़ा कम, 3 है तो और कम, 4 है तो और कम, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो हेयर द इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स, ठीक है, जो कि किस में आ रहे हैं, इस अपर्चर में आ रहे हैं। तो लिखेंगे द इंटेंसिटी एट पॉइंट P the intensity at point P depends on the number of half period zones, depends on the number of half period zones, किसमें, चाहे भले ही 100 हो, हमें मतलब नहीं है, हमारे काम कितने आएंगे जो अपर्चर में है, हाफ पीरियड जोन्स अलाउड बाय द अपर्चर, जो कि अपर्चर में आ जाएं, अलाउड बाय द अपर्चर। नोट करो इसको। फिर हम लोग करेंगे कि मानो एक पहला खुला है, फिर 2 खुले हैं, फिर 3 खुले हैं, इस तरह से। नोट कर लो इसको। मैं ये डायग्राम मिटा देती हूँ। अब इस डायग्राम का काम आज वाली क्लास के लिए तो खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में तुमको दोबारा बनाना पड़ेगा इसको। अब हम लोग करेंगे, मान लिया पहला, तो पहले हाफ पीरियड जोन खुला हुआ हो 1। इफ द एरिया ऑफ अपर्चर पाई आर स्क्वायर, अब अपर्चर कैसा है, सर्कुलर, और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इफ द एरिया ऑफ अपर्चर, ब्रैकेट में हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, is equal to the area of, is equal to the area of first half period zone इसका मतलब देखो, हमने पहले पढ़ा भी था कि जो एरिया होते हैं हाफ पीरियड जोन्स के वो तो सेम रहते हैं। हमने देखा पहला केस कि अगर हम लोग सर्कुलर अपर्चर जो है इतना लें कि उसमें हाफ पीरियड जोन एक ही आ पाए, यानी इसका एरिया पहले हाफ पीरियड जोन के एरिया के बराबर हो, देन द अपर्चर ऑफ वन जोन इज ओपन, देन द अपर्चर ऑफ देन द अपर्चर ऑफ वन जोन इज ओपन। इसका मतलब क्या होगा कि जो अपर्चर है उसमें से सिर्फ एक जोन खुला रहेगा, बाकी सब बंद, जैसे बोलते हैं सब पे तो शील्ड लगा दी, सब बंद है, सिर्फ एक हिस्से से ही लाइट वहां पे जा पाएगी। देन द अपर्चर ऑफ वन जोन इज ओपन एंड, या फिर सो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P क्या होगा,
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पी पॉइंट पर ई नॉट से दिखा देते हैं अपन। एक ही अपर्चर खुल रहा है, दैट मीन्स एक ही अपर्चर का एम्पलीट्यूड उस पर पहुंचेगा और फर्स्ट अपर्चर का एम्पलीट्यूड है E01 एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी पी पॉइंट पर, आई से दिखाएंगे रिजल्टेंट को, किसका स्क्वायर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, E01 का स्क्वायर, और ये किसकी इंटेंसिटी है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यानी कि अगर एक ही जोन खुला रहेगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पी पॉइंट कर फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की इंटेंसिटी के बराबर होगी। अब इसमें एक लाइन लिखेंगे, thus the मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट P। अब ये लिखेंगे क्यों उसको समझाऊंगी, पहले मैं इसको लिख लूं कि मैक्सिमम इसी पे क्यों आई। इधर से मिटा देती हूं। इसको देखो, हमने कहा था एम्पलीट्यूड घटता हुआ चलता है, पहले 10 मान लिया, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 7, फिर 6, इस तरह से। सही है क्या? फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, तो फर्स्ट वाले की इंटेंसिटी इसका स्क्वायर भी सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए जब एक ही हाफ पीरियड जोन खुला रहेगा तो पी पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। अभी आप पूछोगे, हो सकता है अगले 2 आए, अब आप कहोगे कि 2 जुड़ेंगे तो 10 + 9 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उस पर आनी चाहिए मैक्सिमम। तो आपको पता हो तो अगर 2 हाफ पीरियड जोन खुलेंगे, फर्स्ट का एम्पलीट्यूड E01, सेकंड का E02। हम लोगों ने जब हाफ पीरियड जोन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने देखा था कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और ये जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं ये अपोजिट फेज में चलते हैं, यानी कि पहला E01 तो दूसरा नेगेटिव में जाएगा, अगर अगला तो पॉजिटिव में, फिर उससे अगला नेगेटिव में। तो अगर मैं 2 खोल लूंगी तो उनका रिजल्टेंट आएगा 10 - 9 = 1। कितना कम हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? कम हो गया ना, तो इसीलिए इसकी इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। अब अगर मैं 3 को लूं तो 10 - 9 + 8, 3 खुलेंगे तो फिर मैक्सिमम, 4 खुलेगा, फिर इसमें देखो 10 - 9 1, 1 + 8 9। पहले 10 था, अब इन दोनों 3 को लेने के बाद भी आ तो 9 ही रहा है, सबसे कम सबसे ज्यादा तो ये रहेगा। जब अकेला है ना, बोलता है एक अकेला सब पे भारी, अकेला है ना तब सबसे मैक्सिमम। 3 खुले तो हाँ ज्यादा आया पर पहले वाले से कम, 5 खुलेंगे तो भी ज्यादा आएगा पर पहले वाले से कम, ठीक है। लेकिन 2, 4, 6 यानी कि 2, 4, 6 इस तरह से आएंगे, यानी कि जब हाफ पीरियड जोन फर्स्ट 1 खुले, 1 खुले, 3 खुले, 5 खुले, 7 खुले, तो इंटेंसिटी आएगी मैक्सिमम, ज्यादा इंटेंसिटी आएगी। और अगर 2 खुले, 4 खुले, 6 खुले, 8 खुले लाइक दिस, तो इंटेंसिटी आएगी मिनिमम। यानी यहां पर तो ब्राइट रिंग्स बनेंगी और यहां पे डार्क रिंग्स बनेंगी। तो पहली ब्राइट, तो दूसरी डार्क, फिर तीसरी ब्राइट, चौथी डार्क, 5th ब्राइट, 6th डार्क, 7th ब्राइट, 8th डार्क, यानी कि ऑल्टरनेट बनेंगी रिंग्स। तो वो हो जाएगा हमारे पास डिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। तो अब पहले तो अपन ने ये वाला कर लिया, अब अगला लिख लेते हैं।
अगला लिखेंगे इफ ओनली 2 numbers of zones are open, now if only 2 number of zones are open, equally open, अगर 2 नंबर ऑफ जोन्स ओपन हो यानी कि एरिया इतना हो कि उसमें 2 जोन ओपन हो जाए, मतलब 2 नंबर ऑफ जोन्स, 2 जोन्स ओपन हो जाएं, देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P, देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P E0 या E0 क्या होगा, फर्स्ट का E0 1, सेकंड का अपोजिट फेस में चला जाएगा ये। अब जब एम्पलीट्यूड कम हुआ है तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी भी कम होगी, सो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट will be minimum at point P। इससे क्या पता चला, जब 1 खुलेगा तो मैक्सिमम, 2 खुलेगा तो मिनिमम, फिर 3 खुलेगा तो मैक्सिमम तो नहीं, उससे थोड़ा सा कम, मिनिमम तो यही रहेगा, 4th में भी कम आएगा पर इससे थोड़ा सा ज्यादा, मैक्सिमम तो फर्स्ट ही रहेगा और मिनिमम सेकंड ही रहेगा। अगर मान लो ये 10 है तो ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा पर 10 नहीं होगा। जैसे ये मिनिमम 1 है ना तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा पर 1 नहीं रहेगा, ध्यान रखना। तो ये आया, नोट करो इसको। तो इसमें अपन को वही चीज लिखनी है, तो यानी कि जब नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स इवन में होंगे ना तो मिनिमम आएगा इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड, और अगर ऑड में होंगे तो मैक्सिमम आएगा। तो वही लिखना है हमें। तो लिखेंगे सो इट इज क्लियर दैट if 1, 3, 5 and so on odd number of zones are open, then the intensity will be maximum, and if 2, 4, 6 यानी even number of zones are open, then the intensity will be minimum, intensity will be minimum। Due to this the point P becomes, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, due to this a pattern of alternate bright and dark rings is formed at point P। P पॉइंट के ऊपर इसकी वजह से, यानी कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, इस अपर्चर के पास स्क्रीन को लाते जा रहे हैं, पहले यहां तक पास थी
तो एक हाफ पीरियड जोन खुला हुआ, थोड़ा दूर गए 2 खुले, फिर थोड़ा खुले 3, फिर थोड़ा दूर गए 4, थोड़ा दूर गए 5। इसका मतलब ऐसे लेके आते जा रहे हैं, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह का कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। पी पॉइंट पर हमें एक फ्रिंज पैटर्न या रिंग पैटर्न मिल जाता है। नोट करो। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, पी पॉइंट के ऊपर है अभी बस। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे पी डैश पॉइंट पर, जो कि एक्सिस पे नहीं है। उस पी डैश पॉइंट पर देखेंगे कि कब ब्राइट फ्रिंज बनेंगी या रिंग्स बनेंगी, कब डार्क रिंग्स बनेंगी, और उसका थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट रहेगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें पूरी थ्योरी थी।